नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 25 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसके भी अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसका माप मल्टीमीटर द्वारा किया जा सकता है? इनमें से किसका माप मल्टीमीटर के द्वारा किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है धारा, बी दे रखा है वोल्टेज, सी दे रखा है धारिता, डी दे रखा है प्रतिरोध, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सी माप मल्टीमीटर के द्वारा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारिता का माप मल्टीमीटर द्वारा किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों में उपयोग किए जाने वाली स्थायी चुंबक आमतौर पर किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कच्चा लोहा, बी दे रखा है इस्पात, सी दे रखा है एल्निको, डी दे रखा है वाई मिश्र धातु, ई दे रखा है एल्यूमिनियम। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला स्थायी चुंबक आमतौर पर एल्निको का बना होता है। किसका बना होता है? एल्निको का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायनेमोमीटर वाट मीटर में निश्चित कुंडली क्या है? इनमें से निश्चित कुंडली क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है दबाव कुंडली, बी दे रखा है विद्युत कुंडली, सी दे रखा है पावर कुंडली, डी दे रखा है डायनामिक कुंडली, ई दे रखा है हीटिंग कुंडली। तो दोस्तों, डायनेमो वाट मीटर में निश्चित कुंडली क्या है इनमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत कुंडली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? प्राथमिक वाइंडिंग, माध्यमिक वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, अनग्राउंडेड वाइंडिंग या सिंगल वाइंडिंग। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक वाइंडिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 50 ओम प्रतिरोध वाले श्रृंखला में 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ा हुआ है। रजिस्टर में खपत होने वाली विद्युत की गणना कैसे की जा सकती है? रजिस्टर में खपत होने वाली विद्युत की गणना कैसे की जा सकती है? पावर ज्ञात करना है। दे क्या रखा है? प्रतिरोध दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। तो ज्ञात क्या करना है? पावर ज्ञात करनी है। तो पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर V का स्क्वायर बटे आर, वी का वर्ग बटे आर। वी का वर्ग कितना होगा? वी का मान दे रखा है 20 वोल्टेज, तो 20 × 20 बटे प्रतिरोध कितना दे रखा है? 50 ओम बटे में 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 4 दूना 8। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 वाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होगा? इनमें से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होगा? यूनिवर्सल मोटर में, छायांकित मोटर पोल मोटर में, संधारित्र चालित मोटर में, प्रतिकृति प्रेरण मोटर में या स्लिप्ड फेज मोटर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छायांकित पोल मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है? 80 से 90 95%, बी दे रखा है 70 से 80%, सी दे रखा है 50 से 70%, डी दे रखा है 5 से 35%, ई दे रखा है 95 से 100%। तो इनमें से छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% से 35% होती है। कितनी होती है? 5 से 35% दक्षता होती है
छायांकित पोल मोटर के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एससीआर खालिस्तान परत वाला अर्धचालक डिवाइस है। 1, 2, 3, 4 या 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 परत वाला अर्धचालक डिवाइस है। एससीआर क्या है? 4 परत वाला अर्धचालक डिवाइस है। दोस्तों यहाँ से एससीआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर आमतौर पर होता है। ऑप्शन ए दे रखा है स्वयं शुरू होने वाला, धीमी गति से स्टार्ट होने वाला, नेट सेल्फ स्टार्टिंग, तेजी से शुरू, डी दे रखा है केवल एक स्लिप्ड फेज व्यवस्था के साथ शुरू किया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शनों में से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर क्या होता है? स्वयं शुरू अर्थात सेल्फ स्टार्टिंग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रृंखला में जुड़े 47 ओम, 20 ओम और 33 ओम के प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध क्या होगा? श्रृंखला में अर्थात सीरीज में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध दे रखा है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। सीरीज में होगा तो क्या होगा? आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आर टी बराबर R1 का मान कितना दे रखा है? 47 प्लस R2 का कितना दे रखा है? 20 प्लस R3 का कितना दे रखा है? 33। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई 100 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान है? इनमें से श्रेणी संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान है? ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज, बी दे रखा ऊर्जा, सी दे रखा विद्युत धारा, डी दे रखा विद्युत की खपत, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? विद्युत धारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा 200 वोल्टेज इनपुट और 400 वोल्टेज आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न से द्वितीयक टर्न का अनुपात क्या होता है? प्राथमिक टर्न से द्वितीयक का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ ये कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 2 बार और ये जाएगा 1 बार। तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज का उद्देश्य किसकी सुरक्षा प्रदान करना होता है? ओवरलोड की, अंडरलोड की, उच्च वोल्टेज की, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की? तो किसकी सुरक्षा प्रदान करना होता है फ्यूज का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक विद्युत मोटर में? किसमें? विद्युत मोटर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में। किसमें होता है? शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा प्रदान करना ही होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा 35 वोल्टेज सप्लाई की श्रृंखला में जुड़े तीनों प्रतिरोधक 2 किलो ओम, फिर 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का कुल करंट और प्रतिरोध क्या होगा? करंट व प्रतिरोध ज्ञात करना है। जुड़े किस में है? श्रृंखला में। तो दोस्तों सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोध को क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। श्रृंखला में दे रखा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 किलो ओम। मान किस में दे रखा है? किलो में। तो 7 किलो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मान। तो इनमें से किस में दे रखा है? 7 किलो दे रखा है सी में। तो ये 7 किलो ओम तो ये हो जाएगा। बात करें अगर करंट की, करंट ज्ञात करवा रहा है तो आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा। वी का मान कितना दे रखा है? वी का मान दे रखा है 35। कितना दे रखा है? 35 बटे आर का मान कितना होगा? 7 किलो ओम। कितना होगा? 7 किलो ओम। जब किलो को ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? मिली में। किस में हो जाएगा? मिली में। किस में हो जाएगा? मिली में। तो 7 पंजे 35। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो
धारा का मान कितना होगा, 5 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ता है तो क्या होता है। गति बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, टॉर्क कम हो जाता है, टॉर्क बढ़ जाता है, या ए और सी दोनों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों जब संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ता है तो इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट आउटपुट पावर को किस पर लिया जाता है। आर्मेचर क्वाइल्स पर, कपलिन शाफ्ट पर, माउंट कंडक्टर पर, या ध्रुव पर, या वाइंडिंग पर। तो किस पर लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटपुट पावर को किस पर लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपलिन शाफ्ट पर माउंट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उपयोग किया जाने वाला डायोड की संख्या होती है। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं, 1 2 3 4 या 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 डायोड। कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं, 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ट्यूबलाइट सर्किट होता है, उसमें चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है, प्रारंभिक करंट सीमित करता है, बी दे रखा है उच्च वोल्टेज प्रेरित करता है, सी दे रखा है फिलामेंट को गर्म करता है, डी दे रखा है शुरू करने के बाद करंट सीमित करता है, ई दे रखा है लाइट को सुरक्षित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है यही क्वेश्चन। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज प्रेरित करता है। चौक क्या करता है, उच्च वोल्टेज प्रेरित करता है ट्यूबलाइट सर्किट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि खालिस्तान का कारण बनता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोध में कमी, बी दे रखा है प्रतिरोध में वृद्धि, सी दे रखा है वोल्टेज में कमी, डी दे रखा है वोल्टेज में वृद्धि, ई दे रखा है प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि प्रतिरोध में कमी के कारण होती है। किसका कारण बनती है, प्रतिरोध में कमी का कारण बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, लो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। तो उसे क्या कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर में विकसित ऊष्मा किसके अनुपात में है। पावर स्क्वायर, प्रतिरोध स्क्वायर, करंट स्क्वायर, समय स्क्वायर, वोल्टेज स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कंडक्टर में विकसित ऊष्मा किसके अनुपात में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट का स्क्वायर अर्थात आई का स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। कंडक्टर का आकार, फील्ड फ्लक्स, कम्यूटेटर का प्रकार, ब्रश सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मोटर के बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड फ्लक्स पर। किस पर निर्भर करता है, फील्ड फ्लक्स पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए खालिस्तान के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, अतिरिक्त करंट, कम वोल्टेज या उच्च वोल्टेज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। किसके विरुद्ध प्रदान किया जाता है, शॉर्ट सर्किट के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा है, यदि वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट
50 किलो ओम प्रतिरोधी के पास 150 वोल्टेज है, इसका करंट क्या है, इसका करंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर वी बटे आर। क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आई बराबर वी बटे आर। वी का मान कितना दे रखा है 150 वोल्टेज, बटे प्रतिरोध कितना दे रखा है 50 किलो ओम। क्या दे रखा है, किलो। तो 50 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। किलो किस ऊपर जाके किस में बदल जाएगा, मिली में। तो क्या हो जाएगा 3 मिली एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,00,000 ओम व 1 वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1,00,000 ओम व 1 वाट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड सेल का आउटपुट क्या होता है। लीड एसिड सेल होता है लेड एसिड सेल, तो उसका आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों उसका आउटपुट होता है 2.2 वोल्टेज। कितना होता है, 2.2 वोल्टेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर है। इनमें से कौन सा कैपेसिटर परिवर्तनीय प्रकार का है। ऑप्शन ए दे रखा है पेपर कंडेंसर, बी दे रखा है माइका कंडेंसर, सी दे रखा है सिरेमिक कंडेंसर, डी दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, ई दे रखा है ट्रिमर कंडेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिमर कंडेंसर। इनमें कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का है, ट्रिमर कंडेंसर परिवर्तनीय प्रकार का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय इंडक्शन। ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, बी दे रखा चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान घनत्व की विविधता से उत्पन्न होता है, सी दे रखा चार्ज संरक्षित है, डी दे रखा चुंबकीय क्षेत्र हर चार्ज कण से जुड़ा हुआ है, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय इंडक्शन विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति किसके सीधे अनुपात में है। बैक ईएमएफ, चुंबकीय प्रवाह, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, टॉर्क या बी और सी दोनों। तो किसके सीधे अनुपात में डीसी मोटर की गति स्पीड। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक ईएमएफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक खालिस्तान चक्कर को उलट देती है। अर्ध, एक, दो, तीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध चक्कर को उलट देती है। ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक क्या कर देती है, अर्ध चक्कर को उलट देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्टरनेटर जिसके 2 पोल है और 3000 आरपीएम पर घूम रहे हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, घूर्णन गति कितनी दे रखी है 3000 आरपीएम, पोल्स की संख्या दे रखी है 2 पोल। तो आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बराबर पी इंटू एन बटे 120। क्या हो जाएगा, पी इंटू एन बटे 120। तो पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान दे रखा है 2 पोल। कितना दे रखा है, 2 पोल गुणा घूर्णन गति दे रखी है 3000 बटे 120। कितना दे रखा है, बटे 120। जब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, 6×5 = 30 अर्थात 50 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, टेट्रोड ओलव में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। कंट्रोल ग्रिड, सप्रेसर ग्रिड, कैथोड स्क्रीन ग्रिड या एनोड। तो टेट्रोड ओलव में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रीन ग्रिड। क्या कहा जाता है? स्क्रीन ग्रिड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? आयाम, आवृत्ति, समयकाल, श्रेणी या तरंग दैर्ध्य। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रतिरोध में डेसिपेटेड पावर को खालिस्तान में संपूर्ण रूप से प्रसारित इसके कंडक्टेंस और वोल्टेज के रूप में दिया जाता है। तो इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा v का स्क्वायर गुणा g। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज का वर्ग गुणा कंडक्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जंक्शन डायोड का, एलडीआर का, लेजर डायोड का, एलईडी का या एलसीडी का। तो बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर डायोड का। किसका उपयोग किया जाता है? लेजर डायोड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्टिव पावर से एपरेंट पावर का अनुपात खालिस्तान फैक्टर के रूप में जाना जाता है। किस फैक्टर के रूप में जाना जाता है? डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, फार्म फैक्टर या पीक फैक्टर। तो किस फैक्टर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। एक्टिव पावर से एपरेंट पावर का अनुपात क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान को लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा ट्रांसड्यूसर गेन, बी दे रखा वोल्टेज गेन, सी दे रखा प्रतिरोध गेन, डी दे रखा करंट गेन, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ट्रांसड्यूसर गेन को लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक स्थान द्वारा अलग की गई है और दो जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, उसे क्या कहा जाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर या डायोड। तो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे कहा जाता है कैपेसिटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर जिसका एक प्राथमिक कॉइल 100 टर्न्स का और एक माध्यमिक कॉइल 2000 टर्न्स का है, इसमें 12 वोल्टेज इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करना है, अर्थात V2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? V2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चलिए इसको हल करते हैं। N2/N1 बराबर V2/V1। इसका फॉर्मूला क्या होगा? N2/N1 बराबर V2/V1। तो N2 का मान कितना दे रखा है? N2 का दे रखा है 2000 टन। कितना दे रखा है? 2000 टन। कितना दे रखा है? 2000 टन बटे प्राथमिक का कितना दे रखा है? प्राइमरी का 100 बराबर प्राथमिक वोल्टेज कितना दे रखा है? 12 वोल्टेज। V2 ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 दूना 24, 240 कितना जाएगा? 240 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायरों में से किसे वरीयता दी जाएगी?
डार्लिंगटन का युग्मन एम्पलीफायर, बी दे रखा वर्ग ए, ऑप्शन सी दे रखा केस कोड एम्पलीफायर, डी दे रखा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केस कोड एम्पलीफायर। उच्च ज्ञान के लिए किस एम्पलीफायर को वरीयता दी जाएगी? केस कोड एम्पलीफायर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा, कौन सा लॉजिक गेट दो समानांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है? एंड, नंद, और, नोर, या इनमें से इन सब। तो कौन सा लॉजिक गेट दो समानांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है इनमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओर गेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ आर गेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न माध्यमों से किस में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? इनमें से किस में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? ऑप्शन ए दे रखा है ग्लास, बी दे रखा है क्वार्टज, सी दे रखा है वायु, डी दे रखा है पैराफिन फैक्स, ई दे रखा है पॉलीस्टीरीन। तो इनमें से किसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता कम होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु की सबसे कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर खालिस्तान के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा पोटेंशियोमीटर, बी दे रखा कैंपवेल ब्रिज, सी दे रखा सियरिंग ब्रिज, डी दे रखा गैल्वेनोमीटर, ई दे रखा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियरिंग ब्रिज के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसफार्मर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा बज, बी दे रखा है रिंगिंग, सी दे रखा झूम, डी दे रखा डैम, ई दे रखा हम। तो दोस्तों इसे क्या नाम दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हम। उसे क्या नाम दिया जाता है? ध्वनि को हम का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप कितनी है? 1% है, 3 से 5% है, 10% से 12% है, 15% से 20% है, या 20% से 25%। तो इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3% से 5%। कितनी होती है? 3% से 5%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होगी। 4 पोल मशीन में एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कितनी होगी? 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा है, ससेप्टेंस खालिस्तान शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। फेराडे, माइक्रोफेराडे, ओम, सीमेंस, हेनरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ससेप्टेंस सीमेंस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि करंट और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज से बाहर है तो पावर क्या होगा? न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, सतत, एकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। पावर क्या होगा? शून्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट खालिस्तान से नीचे जाता है। ऑप्शन ए दे रखा फॉरवर्ड करंट, बी दे रखा लैचिंग करंट, सी दे रखा होल्डिंग करंट, डी दे रखा ब्रेक ओवर करंट, ई दे रखा रिवर्स करंट। तो थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट क्या हो जाता है? होल्डिंग करंट से नीचे जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस वेव में फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है? साइन वेव में, ट्रायंगुलर वेव में, स्क्वायर वेव में, रेक्टेंगुलर वेव में, हाफ वेव, परिवर्तित साइन वेव में। तो इनमें से किस में वेव में फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव में उच्चतम मान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में वो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।